नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। लोकसभा की कार्यवाही कृषि कानूनों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से वर्ष भर चलने वाले 75वें स्वतंत्रता समारोह में सक्रिय भागीदारी को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार देश के ग्रामीण और समाज के उपेक्षित वर्गों तक। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 12 नगर निगमों में मतदान जारी। हरियाणा में भाजपा जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। देश में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। झारखंड के सिमडेगा में आज से हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप शुरू और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत आज से गोल्डन कार्ड बनाने के अभियान की शुरुआत। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं फरहत नाज। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय आज देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में लिया गया। श्री रावत ने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेरा है कि जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और सब लोग सहयोग की भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी प्रदेश ने नया आयाम दिया और मैं कह सकता हूँ इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। श्री रावत सरकार के गठन के लिए जल्द ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलेंगे। श्री रावत और कुछ मंत्री आज शाम शपथ ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही श्री तीरथ सिंह रावत को राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है। श्री रावत फिलहाल पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राज्य विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उत्तराखंड बनने से पूर्व वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और राज्य गठन के बाद पहली अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वर्ष 2012 में वे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और वर्ष 2013 में वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। श्री रावत की स्वच्छ छवि और निर्विवाद राजनीति के रूप में पहचान है। राज्य के मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा होने के बाद श्री रावत ने कहा कि वे त्रिवेंद्र सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है, जिसे वे और आगे बढ़ाएंगे। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेश किया, जिसमें कांग्रेस के 30 में से 27 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर 2 घंटे की चर्चा को मंजूरी दी, जिसे बाद में 1 घंटा और बढ़ाया गया। श्री हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भाजपा जेजेपी के घोषणा पत्र को हवा में लहराकर दिखाया। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए किसान आंदोलन के दौरान मौत का शिकार हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में असफल रही है। उन्होंने हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए न्यूनतम समय सीमा 25 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किए जाने के लिए नियमों में बदलाव का विरोध किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 88 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदन में 40 सदस्य हैं, जबकि उसकी सहयोगी जेजेपी के 10 और विपक्षी कांग्रेस के 30 सदस्य हैं। इसके अलावा विधानसभा में 7 निर्दलीय सदस्य भी हैं, जिनमें से 5 सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी का एक विधायक भी सरकार के समर्थन में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। श्री मोदी आज संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के शोर शराबे के कारण आज लोकसभा की बैठक पहले 12:30 बजे फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह बैठक शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये कहते हुए मुद्दा उठाया कि दिल्ली की सीमा पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सदन को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इस बीच कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन जनता से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए है और नारेबाजी सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने उत्तेजित सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालने का बार-बार अनुरोध किया। शोर शराबे के बीच उन्होंने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। उपसभापति हरिवंश ने उत्तेजित सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन को चलने देने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर बजट अधिवेशन के पहले चरण में चर्चा हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दूसरे विधायी कार्यों पर विचार विमर्श के दौरान चर्चा हो सकती है। सभापति के उत्तर से विपक्षी दल संतुष्ट नहीं हुए और सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच श्री नायडू ने कार्यवाही चलाने की कोशिश की और उत्तेजित सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। असम में पहले चरण में कुल 283 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा सहित कई वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। इस चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 250 नामांकन दाखिल किए गए हैं। बाकुंडा में 4 सीटों के लिए 28, झाड़ग्राम में 4 सीटों के लिए 52, पश्चिम मेदिनीपुर में 6 सीटों के लिए 56, पूर्व मेदिनीपुर में 7 सीटों के लिए 36 और पुरुलिया में 9 सीटों के लिए 78 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इस चरण में 5 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 27 मार्च को मतदान होगा। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन चल रहा है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
294 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में होंगे। मतगणना 2 मई को होगी। केंद्रीय बलों की 295 कंपनियां अब तक राज्य में तैनात की गई हैं। चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए जल्द ही 200 और कंपनियां आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने असम में 3 और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। असम में हाइलाकांडी से मिलक दास को, परमानंद राजबंशी को सिपाझर और रामकृष्ण घोष को असम की होजई सीट से मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर हिरण्मय चट्टोपाध्याय और सुप्रीति चैटर्जी को बड़जोरा सीट से टिकट दिया गया है। असम में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी देवप्रसाद मिश्रा ने कहा है कि कोविड को देखते हुए मतदाताओं और चुनाव कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। कल रात आकाशवाणी गुवाहाटी के टॉक शो में उन्होंने कहा कि अब तक 1,45,000 चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि प्रत्येक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकें। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी लखीनंदन सहरिया ने कहा कि डी यानी डाउटफुल मतदाता तब तक वोट नहीं डाल सकते जब तक उन्हें उचित प्रक्रिया के बाद विदेशी ट्रिब्यूनल से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि असम में 1,08,596 डी वोटर्स हैं। श्री सहारिया ने बताया कि अब तक लगभग 97,000 मतदाताओं ने ई-एपिक डाउनलोड किया है। निर्वाचन आयोग ने कल पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को पद से हटाने का आदेश दिया। उनकी जगह तत्काल प्रभाव से वी नीरज नयन को महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में उम्मीदवारों की अपनी सूची की घोषणा कर दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 85 सीटों में से 83 के लिए अपनी सूची आज जारी की। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदाम से चुनाव लड़ेंगे। के शैलजा मत्तनपुर, कदकपल्ली सुंदरम, नज्जकोटम से और केटी जलील तवनूर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी 74 सीटों के लिए चुनाव लड़ रही है। 9 अन्य पार्टियों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी देवीकुलम और मंजेश्वर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा बाद में करने वाली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 25 सीटों में से 21 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कल तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है। इस बार के चुनावों में यूडीएफ और अधिक संख्या में नौजवानों को अपना उम्मीदवार बना सकता है। इस बीच एनडीए उम्मीदवारों की सूची अंतिम चरण में पहुंच गई है। भाजपा कल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। आंध्र प्रदेश में 13 जिलों में 12 नगर निगमों, 71 निकायों और पंचायतों के लिए मतदान आज सुबह शुरू हुआ। अब तक करीब 32.23% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 14 मार्च को होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। लोकसभा की कार्यवाही कृषि कानूनों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से वर्ष भर चलने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय भागीदारी को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार देश के ग्रामीण और समाज के उपेक्षित वर्गों तक। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 12 नगर निगमों में मतदान जारी। हरियाणा में भाजपा जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। देश में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। झारखंड के सिमडेगा में आज से हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप शुरू और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत आज से गोल्डन कार्ड बनाने के अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,43,67,906 पात्र लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके थे। इनमें 71,30,098 स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीका और 38,90,257 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इसके अलावा 69,36,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4,63,000
30,000 से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 45 वर्ष से ऊपर के 8,33,000 से अधिक ऐसे लोगों को भी टीका लगाया गया जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। 60 वर्ष से ऊपर आयु के 51 लाख से ज्यादा लोगों को भी कोविड का पहला टीका दिया गया। इस बीच देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.96% है और पिछले 24 घंटों में 20,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 1 करोड़ 9 लाख से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इस समय कुल 1,84,598 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.64% है। पिछले 24 घंटे में 17,921 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 133 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 7,63,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिससे अब तक 22 करोड़ 34 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। रेलवे अगले चरण में 3,22,000 से अधिक अपने कर्मचारियों का कोविड से बचाव का टीका लगाएगा। लोकसभा में आज एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों का टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि अब तक 18,964 रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों और करीब 49,000 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 457 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 382 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश में अब तक 2,57,942 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़कर 3.0% हो गई है। इंदौर में सबसे अधिक 157 नए मामले, जबकि भोपाल में 86 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में संक्रमण के कारण 2 रोगियों की मृत्यु हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 3,874 है। राज्य के कुल 52 जिलों में से 10 में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि इस महीने के अंत तक राज्य में 5,000 से अधिक केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। पूजा वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में कोविड महामारी के 179 नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां अब तक इसकी चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 3,03,42 हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 98.85% हो गई है और अब तक करीब 2,97,000 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इस बीच राज्य में 2 लोगों की महामारी से मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,646 हो गई है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,600 है, जिनमें से 600 से अधिक घर में ही क्वारंटाइन रहकर इलाज करा रहे हैं। इस बीच राज्य में 6,57,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये अभियान आज से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत उन लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे जिन्हें अब तक ये कार्ड नहीं मिले हैं। इस अभियान के तहत मुफ्त आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों और यहाँ तक कि सरकारी राशन की दुकानों पर भी बनाए जाएंगे। इस अभियान का मकसद गोल्डन कार्ड बनाने की रफ्तार को तेज करना और इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 23,97,677 गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटिंग आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवर देना है। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को इस योजना की शुरुआत के बाद से जम्मू कश्मीर के 30,80,305 निवासी इस योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इस योजना के लाभार्थी देश भर में कहीं भी पैनल वाले अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार देश के ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के उपेक्षित वर्गों तक किया गया है। आज वेल्लूर में तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के 16वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली वाला देश बन गया है, लेकिन उसे और भी नई ऊंचाइयों को छूने के प्रयास करने चाहिए। The National Education Policy 2020 is a well-planned and decisive step in that direction. It has a holistic vision of transforming the way children and youth will be educated to make learning a part of personal development while also serving the needs of the society. महान संत कवि तिरुवल्लुवर की कृतियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। 1806 के वेल्लोर सिपाही विद्रोह का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सूत्रप्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों, खासतौर पर आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक महान कार्य है। राष्ट्रपति की 3 दिन की अपनी यात्रा के दौरान वेल्लूर में श्रीकुलम के स्वर्ण मंदिर के दौरे का भी कार्यक्रम है। वहां से वे चेन्नई लौटेंगे और राजभवन में ठहरेंगे। राष्ट्रपति कल अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। कृषि कानूनों पर कांग्रेस और डीएमके पार्टी के लगातार विरोध के बीच लोकसभा ने इसे पारित किया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक पिछले वर्ष 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय कानून 2011 में संशोधन करना है। यह कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक ही वैध था। अभी पारित विधेयक का उद्देश्य इस समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2023 करना है। 2011 का कानून 31 मार्च 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में अस्तित्व में रही अनियमित कॉलोनियों और 1 जून 2014 तक जिनका निर्माण कार्य चल रहा था उन्हें नियमित करने के बारे में था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैंप अभी भी चालू हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कई केंद्र चल रहे हैं जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और जम्मू कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से लगातार इस बात पर जोर दिया है कि वे सीमा पार से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ बंद करें और उनकी हरकतों में मदद देने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करें। सरकार ने आज कहा कि दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक 5,519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नवंबर 2021 तक 4,112 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड नेटवर्क से और 1,407 भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट मीडिया से जुड़ेंगी। अभी तक हम लोगों ने 1,54,096 ग्राम पंचायतों में सभी हो गए हैं सर। 5,05,462 ऑप्टिकल फाइबर हमने लेकर दिया है सर और हम लोगों ने 1,03,400 ग्राम पंचायतों में बिल्कुल वाईफाई योजना भी शुरू कर दी है। झारखंड में सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिन तक चलने वाली 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप 18 मार्च तक चलेगी। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्रो निगुम्बाम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। खिलाड़ियों के साथ बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि सिमडेगा देश के हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी रहा है और यहां राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप की मेजबानी होना राज्य और इसके लोगों के लिए गर्व का क्षण है। यह चैंपियनशिप नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहली बार हो रही है। आज हिस्सा ले रही टीमों के बीच कुल 7 मैच खेले जाएंगे। इसमें देशभर की 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में आज मेजबान राज्य झारखंड का मुकाबला गुजरात हॉकी टीम से होगा।
विश्व के शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अब तक करीब 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स अब से कुछ देर पहले 254 अंक की बढ़त लेकर 51,279 पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67 अंक की बढ़कर 15,165 तक पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपया 14 पैसे मजबूत हुआ। दोपहर बाद के कारोबार में $1 ₹73.03 का बोला गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज 92वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने बल के कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा कि सीआईएसएफ कई प्रमुख सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में सीआईएसएफ की भूमिका है। श्री राजनाथ सिंह ने भी सीआईएसएफ को एक बहुआयामी बल बताया और कहा कि वे अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। श्री शाह ने भी सीआईएसएफ के बहादुर जवानों की भक्ति और बलिदान को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के दौरान देश की सेवा करने के लिए भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से लेकर सीआईएसएफ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना बहुत जल्द देश भर में शुरू की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री भल्ला ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में 24,000 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे हर साल अपनी और हर 3 साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे। श्री भल्ला ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठा रही है। अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विविध क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध जायसवाल ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों और मानव संसाधनों तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये पुलिस संगठन किफायती बल के रूप में उभर कर सामने आएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कृषि कानूनों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से वर्ष भर चलने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय भागीदारी को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार देश के ग्रामीण और समाज के उपेक्षित वर्गों तक। असम, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 12 नगर निगमों में मतदान जारी।
हरियाणा में भाजपा जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। देश में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।